हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की तरफ से मौलिक अधिकार भाग 3 आपके लिए लेके आया हूं और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो भी 12 से 35 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसमें आते हैं और ये भाग 3 है संविधान का। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वही रखे हैं, लगभग सारे सारे आ गए हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें सारे अनुच्छेद पता होने चाहिए। बस लास्ट के जो 4-5 है वो इतने जरूरी नहीं है, बट स्टार्टिंग के सारे हैं और सबके टर्म्स भी लिख रखे हैं मैंने कि कौन सा किसमें आता है। तो आप अभी सीधे अनुच्छेद पे मत जाइए, मैं एक एक को बहुत डिटेल में जाऊंगा और पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा इसको, जिससे आपको याद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स है आपके, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में जो है आपकी परिभाषा है किसकी? राज्य की। एक उसमें क्या है कि राज्य मतलब ऐसा नहीं है कि जो जैसे हमने राज्य है उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसा नहीं। उसका राज्य का मतलब है स्टेट। ठीक है, एक स्टेट के पास अपनी पूरी जनसंख्या होनी चाहिए, पूरी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए और इस तरह से, और स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य का सीधे मीनिंग है कि वो पूरी तरह से डिसीजन लेने में स्वतंत्र रहे, किसी की बाध्यता ना रहे उसके ऊपर। तो जो जैसे हमने राज्य बना दिया है, बट एक्चुअली जो उसमें मेंशन है राज्य, वो हमारे राष्ट्र के लिए है। ठीक है, कि हमारा देश किसी की बाध्यता में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे तीनों टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, आर्थिक भी है, जनसंख्या भी है और किसी की बाध्यता में भी काम नहीं करता। तो यहाँ राज्य का अर्थ है अपना राष्ट्र। तो राष्ट्र की परिभाषा इसमें दी गई है। राष्ट्र मत की परिभाषा इन द सेंस कि आपका राष्ट्र वो है जिसमें आपका संसद है, पार्लियामेंट हो गया, संसद का लोकसभा, राज्यसभा, ये हो गए। ठीक है, म्यूनिसिपालिटीज हो गई और नगर पालिकाएं, पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारे जो हैं एक राष्ट्र के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको परिभाषित किया गया है। कई सारी बॉडी है और भी है जो इसमें आती है, संवैधानिक, असंवैधानिक, स्टैट्यूटरी, तो कई सारी इसमें सारे सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये हो गया राष्ट्र का एक मतलब एक राष्ट्र जो है इन सबसे मिलकर बना होता है, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, संसद हो, लोकसभा हो, विधानमंडल हो, ठीक है, विधान परिषद हो, तो इन सबसे मिलकर बना हुआ है, इसी को राष्ट्र घोषित किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो ये दोनों ऐसे कर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है वो यहां से शुरू होगा आपका। अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत मतलब मूल अधिकार के अंतर्गत आप कुछ भी आ रहा है किसी भी अनुच्छेद में, वो चाहे 29 हो, 30 हो, 25 हो, 26 हो, 1, 2 सॉरी 14, 15, 16, 17 कुछ भी हो, अगर सरकार कोई भी विधि बनाती है या कोई भी कानून बनाती है संविधान संशोधन करके, ठीक है, और वो मूल अधिकार में किसी भी अधिकार को कट कर रहा हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बनाता है विधि और इस अनुच्छेद 17 को कट कर रहा हो, तो वो इस अनुच्छेद 13 के वजह से वो खुद ब खुद वो जो कानून होगा वो अपने आप में खत्म माना जाएगा, अपने आप में निरसित माना जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको कोर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं और इसके आधार पे खत्म हो जाएगा। बट अनुच्छेद 13 में ये ऐसा है कि अगर कानून किसी भी मूल अधिकार को काटता है तो अपने आप निरसित माना जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार या कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि मूल अधिकारों को नष्ट करे या उनको कट करता हो। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 13। अब बात करते हैं समता का अधिकार। तो सब कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि समता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आपके आते हैं, तो वो ऑप्शन देके पूछ लेगा, तो इस हिसाब से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आते हैं आपके। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 का जो मतलब है वो है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मतलब कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बट इसका एक जो है आप देखेंगे तो अनुच्छेद 361 है, जिसमें राष्ट्रपति को थोड़ा सा संरक्षण मिला हुआ है कि अगर वो पद पे है तो उस टाइम पे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उन पे कोई आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बट उसको आप वहां पे कह सकते हैं कि इसके विपरीत जा रहा है वो, बट उसके भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कई सारे परिणाम हैं। तो आप ये मान के चलिए अनुच्छेद 14 का मतलब यही है कोई भी व्यक्ति भारत का कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य सरकार किसी भी आदमी के प्रति
धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं कर सकती है। वो चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे सुविधा के मामले में हो, या कोई भी योजना आती है उसके मामले में हो, तो धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे उस पर नहीं किया जाएगा विभेद। और ऐसा नहीं है सिर्फ राज्य सरकार का, आप किसी होटल में, किसी स्कूल में, किसी मंदिर में, कहीं भी ये प्रतिषेध नहीं है, ठीक है। तो इनके आधारों पर प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 आपका बोलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब यहाँ पे रोजगार की बात आती है, तो राज्य सरकार अगर कोई रोजगार निकाल रही है या कुछ भी लोक सेवा निकाल रही है जो कि सब जनता के लिए है, तो वो किसी भी तरह का विभेद नहीं कर सकती, ना तो जात के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना इस जन्म स्थान के आधार पे, और ना ही धर्म के आधार पे। तो किसी तरह से जो है विभेद नहीं कर सकती है, उसको सबको समान अवसर देना पड़ेगा, चाहे वो रोजगार हो या योजना हो कोई। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 में ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे समाजों का अपना विभेद था, और उसमें क्या था कि थोड़ा सा छुआछूत का वो चलता था कि इस कुएं से नहीं पानी भरना है, ये यहाँ से पानी नहीं पीना है। तो इसका अंत जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया, ठीक है। और उसको गलत ठहराया गया कि आदमी से आदमी को किसी तरह के इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिसमें अस्पृश्यता दिखे, ठीक है। अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। तो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो उपाधियों का अंत मतलब ऐसा है कि जैसे सेना हो गई, सेना हो गया, शिक्षा हो गया और राज्य, ये किसी को भी उपाधि दे सकते हैं किसी भी तरह की, ठीक है। बट इनके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। दूसरा, भारत का नागरिक है तो वो विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है, बिना सरकार की परमिशन के। इसके लिए भी उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, आफ्टर दैट ही कैन टेक, ठीक है। तो मेन बात यही है कि शिक्षा में, सेना में और राज्य सरकार, ये तीनों में उपाधि मिल सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद आता है स्वतंत्र अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, ये अनुच्छेद 19 से लेके और 22 तक का है, ठीक है। अब इसमें अनुच्छेद 19 की बात करें, वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पॉलिटी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी पेपर को देने के लिए पढ़िए। एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, नागरिक का अधिकार क्या है, बाहर जो विदेश से आ रहा है उनका अधिकार क्या है। तो ये जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को। तो वैसे भी आप इसको जरूर पढ़िएगा। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब इसमें अनुच्छेद, जैसे आपको कभी कभी पूछ लेगा मीडिया का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में है। इसी अनुच्छेद 19 के तहत जो है, जो लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल का अधिकार आता है। जो लोग संघ बनाते हैं, उस संघ का अधिकार आता है। लोग अपनी यूनियन बनाते हैं, जैसे आप देखे होंगे लेखपाल यूनियन हो गई, कई सारे प्राइवेट यूनियन हो गए, कंपनीज में यूनियन हो गए, तो वो सब अनुच्छेद 19 के तहत आता है। मीडिया की जो स्वतंत्रता है, मीडिया जो भी बोलता है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी राजनेता पर कोई भी कमेंट करता है, तो वैलिड कमेंट, वो अनुच्छेद 19 के तहत आता है, उन सबका संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 20 में आता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जैसे आपने कोई अपराध किया, अनुच्छेद 20 का भी बड़ा रोल है कि जब कोई अपराधी कोई अपराध करता है, तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यही है कि किसी भी अपराधी को सिर्फ उसी अपराध के लिए सजा दी जाएगी जो उसने अपराध कर रखा है। दूसरा, किसी भी अपराधी को किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यही नहीं कि उसी अपराध के लिए 2 बार उसको सजा दे दिया जाए। तो ये सब इसमें संरक्षण दिया गया। दूसरा, तीसरा इसमें है कि कोई भी अपराधी है तो उसको एक वकील दिया जाएगा। अगर उसकी तरफ से कोई वकील नहीं नियुक्त है तो एक सरकार की तरफ से उसको वकील दिया जाएगा, और उस संबंध में उसको संरक्षण के लिए उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसको भी बात रखने का अधिकार है अपना। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है इस देश में रहने के लिए। आपको पर्यावरण साफ सुथरा मिलेगा इस देश में, शुद्ध जल मिलने की सुविधा होनी चाहिए, आपको सड़क मिलेगी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, निम्न में से क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें 18 तरह के हैं जो कि आते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 21 में। तो वो 18 तरह के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका
प्रतिष्ठा का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, अग्निरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध पेयजल का अधिकार है, और आप इसमें जो है विदेश यात्रा कर सकते हैं, आश्रय का अधिकार है आपको, ठीक है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, विधिक सहायता का अधिकार है, कोई भी आपको जो है हथकड़ी नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत ही है कि जब अभी आपकी गिरफ्तारी होगी, जब तक आप भागते नहीं है तब तक आपको पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती, ठीक है। तो कभी भी किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका हाथ पकड़ सकती है, बट गिरफ्तारी नहीं, हथकड़ी नहीं लगा सकती है। किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं डाली जा सकती हैं, किसी को एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। ये सब अनुच्छेद 21 के तहत है। आपको अच्छी सड़क मिलेगी, शुद्ध पेयजल मिलेगा, ये सब आपका अधिकार है। शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए आपको, ये सब आपका अधिकार है। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह जब ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं, लोग डालते हैं एप्लीकेशन, तो उनपे कभी कार्रवाई होती है। तो ये सब आपका अधिकार है, ये सब अनुच्छेद 21 के तहत आता है। 21 का जो है ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 वर्ष से लेकर 14 साल की आयु तक के लड़कों को, बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाएगी सरकार की तरफ से। यह अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया था। ये डीपीएसपी में है आपका, ठीक है। वहां से फिर इसको 86th अमेंडमेंट के तहत 2002 में संविधान में जोड़ दिया गया, मूल अधिकार में। फिर अनुच्छेद 22 आता है आपका, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में कई सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। जैसे कि हथकड़ी वाला मैंने बता दिया आपको कि कोई हथकड़ी आपको नहीं लगा सकता है जब तक कि आप भागने का प्रयास न करें। दूसरा, आपको किसी के घर में पुलिस नहीं घुस सकती है गिरफ्तार करने के लिए, डायरेक्टली बिना किसी के परमिशन के और बिना उस घर के मेंबर को साथ लिए, या उस रूल तो ये है कि वो जाएगी अगर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने, तो उस गांव के ग्राम प्रधान को साथ में लेके जाएगी और उनको रिपोर्ट करेगी। उनके साथ ही अगर घर में घुसना होगा, रात में बिल्कुल नहीं घुस सकती है, ठीक है। महिला पुलिस को, महिला अपराधी है तो उसको महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। रात अगर हो गया, शाम को 6 बजे के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो उसमें मजिस्ट्रेट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद 22 के तहत है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध मतलब ये है कि बहुत सारे जो मानव की तस्करी होती थी, ठीक है, मानव को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, तो वो उस पर रोक लगेगी। बंधुआ मजदूर, बहुत से लोग आप देखेंगे गांव में जो पहले जमींदार होते थे, बंधुआ मजदूर रखते थे कि उनके पिताजी को कभी भी पैसा दिया होगा तो उनके पिताजी ने भी काम किया, उनका लड़का भी काम कर रहा है और उनका कर्जा नहीं चुक रहा है, तो उस पर रोक लगाई गई अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, तो कारखाना हो गया, उसमें 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम नहीं कर सकता है, कोई भी कारखाना हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कारखाने में भी कई डिवीजन है, जैसे खान अधिनियम आया है और कारखाना अधिनियम आया है, इनमें कई सारे अधिनियम बने हुए हैं, ठीक है। तो उस किसमें 18 साल से कम काम नहीं कर सकते, बट जो एक सरकार की तरफ से दिया गया 14 साल से कम। तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो 14 साल से कम के बच्चे जो है वो काम नहीं कर सकते हैं कारखाने में, और हर इसमें कारखाना अधिनियम बना हुआ है, खान अधिनियम बना हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग सॉरी 18 साल के बच्चे किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, किसमें 14 साल काम करेंगे, वो अलग अलग डिफरेंशिएट है, बट 14 साल से कम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी, अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का है। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण की स्वतंत्रता दी गई है। तो जो हम लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सुंदरकांड कराते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, तो ये सब अनुच्छेद 25 के तहत है। इसमें आपको धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने की स्वतंत्रता है, मतलब पूजा कर रहे हो आप, भजन कर रहे हो, तो सबकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, मीन्स कि आप पूजा पाठ के प्रबंध की व्यवस्था कर रहे हो और कोई भी प्रबंध हो गया उसमें धर्म के नाम पे, तो सारी स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदान में स्वतंत्रता। मान लीजिए आप कोई भी मंदिर हो गया, उसमें किसी भी पर्पज से आप रुपए खर्चा कर रहे हो, जैसे मंदिर निर्माण हो गया और किसी प्रचार में पैसे आपके खर्च हो रहे हैं मंदिर में, तो उस पर सरकार जो है करों से छूट देगी आपको, चाहे आप भंडारे करा रहे हो या कुछ भी, मतलब तो उस पर सरकार जो है आपको
छूट देगी, जिससे आप जो धार्मिक चीजें हैं उनमें जो आप भी पैसा लगा रहे हो करों के संदर्भ में स्वतंत्रता आपको मिलेगी। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 का महत्व है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे सरस्वती विद्यालय है एक, आप उसमें जाएंगे तो कई लोग कहते हैं आरएसएस का है किसका है, तो उसमें मैं तो पढ़ा हुआ हूँ उसमें, तो उसमें क्या है कि आपको सुबह हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी और धर्म का है जिसको नहीं पसंद है, तो वो इस अनुच्छेद के तहत उसमें सम्मिलित हो या ना हो, वो अपने मर्जी के अनुसार कर सकता है। ठीक है, अगर उसमें सम्मिलित नहीं होगा तो ऐसा नहीं उसने अपराध कर दिया, इस अनुच्छेद के तहत उसको स्वतंत्रता है। या किसी भी धर्म में हो गया। अब जैसे राष्ट्रगान की बात आ गई, तो कई सारे धर्म के लोग हैं जो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपराध कर दिया, बट जब राष्ट्रगान हो रहा है तो उनको सावधान मुद्रा में खड़े रह के उसका सम्मान करना है। बट वो गाए या ना गाए, गायन करना या ना गायन करना, ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 28 के तहत उनको स्वतंत्रता है, वो चाहे तो गा सकते हैं चाहे नहीं गा सकते। जैसे केरल में एक लड़का था, स्कूल में उसको निकाल दिया गया था ना गाने की वजह से, तो उस पर कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो यही आया था कि गायन करने की स्वतंत्रता है, बट उसमें अगर वो सम्मिलित है तो उसको सावधानी पूर्वक उसका सम्मान करके खड़े रहना है, वो चाहे गाए या ना गाए। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 की, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं बट ये भी आपको देखना है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें क्या है, राज्य को अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना है, उनके लिए मतलब सारी व्यवस्थाएं करना है और उनके हितों का संरक्षण करना है, जिससे जो भी योजनाएं हैं उनको उनके लिए योजना अलग से निकले, उनको प्रकाशित हो, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था जैसे कर रखी है, तो ये सारे इसमें आते हैं। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत जो है ये लोग अपना जैसे मदरसे खुले हुए हैं तो ये अलग से खोल सकते हैं, ठीक है, अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं, ये अधिकार है। बट इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा, सरकार मतलब इसमें पैसे नहीं लगाएगी क्योंकि उसको फिर हर धर्म के अनुसार चलना होगा। तो सरकार धर्मों का सम्मान करती है बट ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के पीछे जाएगी। अनुच्छेद 31 आता है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जो कि ये निश्चित हो गया है, अभी अनुच्छेद 31 खत्म है और इसके जगह पे 300 का में इसका वर्णन किया गया है संपत्ति के अधिकार के नाम से। अनुच्छेद 31 में क्या था कि जिसकी संपत्ति है उसको कोई ले नहीं सकता है, सरकार ये अगर चाहे तो नहीं ले सकती है जबरदस्ती। लेकिन जब इसको निश्चित इसीलिए किया गया कि अगर सरकार किसी कामवश, चाहे वो रोड बना रही है या किसी भी कामवश जो है किसी भी कार्य के हेतु अगर किसी की जमीन चाहे तो वो ले सकती है अनुच्छेद 300 का के तहत, बट उसको मुआवजा जो सही मुआवजा होगा या उसको जमीन देनी पड़ेगी उसके अलावा, ठीक है, तब वो संपत्ति को उसकी अर्जित कर सकता है। बट जो इसमें उसका मालिक है संपत्ति का, वो अब रोक नहीं सकता है सरकार को लेने से। ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसमें एक है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद 32 हो गया आपका, एक 226 हो गया, इन दोनों का सेम रोल है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है। तो इसमें क्या दिया गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, अगर फंडामेंटल राइट्स में किसी भी अनुच्छेद का हनन हो रहा है, ठीक है, जैसे किसी को हथकड़ी पहना के जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया, किसी को वकील ही नहीं मिला, किसी को जबरदस्ती पुलिस मार पीट रही है, ठीक है, जबरदस्ती उसको, अब अनुच्छेद 21 में जो भी हित है उसमें क्या है कि उसके खुद के खिलाफ जो है बयानबाजी नहीं करा सकती पुलिस, या कोई भी हनन है, ठीक है, तो वो उसमें जो है आप इन रिटों को दायर कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहां से आपको जो है सबसे डायरेक्ट आप हाईकोर्ट में आपका दायर होगा अनुच्छेद 226 के तहत। यहां अगर नहीं मिलता है तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, तो लेकिन सबसे पहले आपको अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में दायर करना है, ठीक है। तो यहां से जो है 5 तरह की रिट जो है कोर्ट जारी करती है अगर इस तरह का कोई हनन होता है तो, और वो रिट जो जारी होगी वो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी है और उसमें कुछ है जो प्राइवेट के खिलाफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, प्रतिषेध, ठीक है, और आपका हो जाएगा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह की रिट जो है जारी की जाती है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इनमें से किसी का उल्लंघन होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, तो यह एक आदेश के रूप में है, इसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में रखा है उसको न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं भी बंदी को पकड़ा गया तो वो ट्रेवल डिस्टेंस को छोड़ के जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचेगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन रही है और स्पेस कम है, तो ये 5 आपको मैंने बता दिए हैं, बट इनको इनको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा आगे एक अलग से उसमें। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करिए। और अगला जो आपका रहेगा ये डीपीएसपी लेके आऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आऊंगा डीपीएसपी के साथ, अगर टाइम बचा तो। और नहीं तो फंडामेंटल ड्यूटीज जब करूंगा, मूल कर्तव्य, उसके साथ में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कवर करूंगा जिनमें ये सब रहेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिनसे आपका 1 नंबर 2 नंबर आराम से है। और इससे आप मान लीजिए जो मैंने पढ़ाया है 1 से 2 नंबर इसमें से आपका कहीं गया नहीं है। कोई भी एग्जाम हो जाए, फंडामेंटल राइट से कम 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि यहीं से आने हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल रट डालिए और जैसे भी समझाया कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।